ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ऑफ यूरोपियंस ब्रिटिश फॉलो अ डेलिब्रेट पॉलिसी ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंडिया। अपने कह सकते हैं कि अपने आप को वाइट सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, वाइट सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए, या फिर यूरोपियन के कह सकते हैं कि सर्वोच्चता की कह सकते हैं स्थापना के लिए ब्रिटिश जो है कौन से डेलिब्रेट पॉलिसी और मेजर्स उठाए इंडियन के खिलाफ या अगेंस्ट दी इंडियंस। तो आधुनिक भारत में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उपनिवेशवाद के प्रचार प्रसार के बाद भारत की जो शासन प्रणाली थी, चाहे वह कोई भी एंगल से देखें, सोशियो इकोनॉमिकली डायमेंशंस देखें या फिर पॉलिटिकली डायमेंशंस देखें, हर तरह से इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया गया है। और ब्रिटिश या फिर यूरोपियंस लोग व्हाइट्स मैन बर्डन और इन द मिशन ऑफ सिविलाइजेशन के नाम पे जो है कह सकते हैं कि हम तमाम भारतीयों का उत्पीड़न और शोषण किया है। तो अपने आप को सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए कौन कौन से पॉलिसी और कह सकते हैं मेजर्स उठाए गए थे, यह हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ब्रिटिश थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज प्रशासनिक जो नीतियों के आधार पर नॉट ओनली ड्रेन्ड वेल्थ फ्रॉम इंडिया, सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि धन और संपदा को लूट कर ही भारत से नहीं ले गए, बट टू इस्टेब्लिश्ड सुप्रीमेसी ऑफ यूरोपियंस जो है फॉलोड अ डेलिब्रेट पॉलिसी ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंडियन। अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए, अपनी सर्वोच्चता की स्थापना के लिए, यूरोपियंस की सुप्रीमेसी के लिए जो है उन्होंने इंडियंस के खिलाफ एक डेलिब्रेट पॉलिसी और मेजर्स लिए। वह कौन कौन थे, आइए देखते हैं पॉइंट वाइज। पहला, एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था में इन 1833 ऑनवर्ड्स ब्रिटिश सपोर्टेड ग्रोथ ऑफ लिमिटेड एजुकेशन। 1833 के बाद, इसके बाद से जो है ब्रिटिश थोड़ी बहुत शिक्षा की विकास वृद्धि में कह सकते हैं कि अपना सपोर्ट किया। बट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एट कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास गेव अ न्यू इम्पेटस टू हायर एजुकेशन। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद उच्च शिक्षा में एक नई प्रेरणा कह सकते हैं जागृत हुई। But increasing education, educated Indians developed a critical attitude towards British rule and began organizing the national movement. लेकिन जैसे जैसे ही शिक्षा भारतीय लोग ग्रहण करते गए और उसी प्रकार उनकी ज्ञान की कह सकते हैं कि जो सेंसस थी वो फैलने लगी, वो देश विदेशों में भी जाकर अध्ययन करने लगे, तो अंग्रेजों के बारे में जो उनका नज़रिया था वह बदलने लगा। तो कह सकते हैं कि उनको अब एक्सपोज करने लगे। तो जितने भी लिटरेट पीपल थे, जैसे जैसे शिक्षा को कह सकते हैं ग्रहण किया, ठीक उसी प्रकार जो है अब ब्रिटिश को क्रिटिसाइज करने लगे और राष्ट्रीय आंदोलन में कह सकते हैं अहम भूमिका निभाने लगे। पहले तो यह सोचते थे पढ़े लिखे लोग कि ब्रिटिश जो है मॉडर्नाइजेशन में लगी है, इंडियंस में रिफॉर्मेशन लाएगी, इंडिया का विकास होगा। लेकिन जब उनका भ्रम टूटता है, जब उनकी असलियत से वो रूबरू होते हैं, तब धीरे धीरे एक्सपोज करके ब्रिटिश और उनके पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, पत्रिका और जर्नल्स निकालते हैं, बुक्स लिखते हैं और फिर राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एंड दिस अलार्म्ड ब्रिटिश adopted a hostile attitude towards higher education। और इससे सतर्क होकर ब्रिटिश ने तमाम इंडियन शिक्षा के प्रति अपनी खर्च करना बंद कर देती है और नहीं के बराबर करती है, और कह सकते हैं कि हायर और उच्च शिक्षा के लिए अपना योगदान एकदम रोक देती है। आगे पब्लिक सर्विस। ब्रिटिश स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन आर्मी एंड वॉर्स। ब्रिटिश जो थी वह बहुत अधिक मात्रा में अपना सारा का सारा टैक्स, मोर देन 50% टैक्स जो है आर्मी और युद्ध में खर्च करती थी। वाइल फंड एलोकेशन फॉर द हेल्थ, इरिगेशन, सैनिटाइजेशन एंड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स वर मर्ज। कहने का मतलब है कि जो स्वास्थ्य के ऊपर हो गया, सिंचाई के ऊपर हो गया, फिर सैनिटेशंस के ऊपर हो गया और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD के लिए हुए, इन सब चीज़ों पे खर्च जो है नहीं के बराबर किया जाता था, एकदम निम्न किया जाता था। ठीक है जी। तो कह सकते हैं और सिर्फ युद्ध और आर्मी के ऊपर सारा का सारा जो कर की जो वसूली होती थी वह उसी पे खर्च किया जाता था और जितना पैसा बचता था फिर ब्रिटेन
वह ले जाते थे, और कह सकते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है वह जो दिया गया है आर.सी. दत्त के द्वारा, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। लेकिन यहाँ पर मूलतः यही है कि पब्लिक सर्विस के ऊपर, पीपल्स वेलफेयर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। आगे कर्व ऑन द प्रेस, और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी उनका कह सकते हैं डंडा चला। क्रेडिट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ऑल्सो गोज टू द ब्रिटिश। प्रिंटिंग प्रेस को बढ़ावा जो है क्रेडिट ब्रिटिश को जाता है, बट द प्रेस स्टार्टेड प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन एंड ग्रोथ ऑफ कंसेंसस। जैसे जैसे प्रेस और विज्ञप्ति प्रकाशन भारत में फैलने लगा, ठीक उसी प्रकार एक पब्लिक ओपिनियन बनने लगा अंग्रेजों के खिलाफ, राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी। कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, संपादकीय कार्य, बुक्स को लिखना, तो पीरियडिकल्स, जर्नल्स वगैरह कह सकते हैं कि खुलने लगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी तो नंबर ऑफ लेजिस्लेशन पास टू चेक इट्स फ्रीडम, तो फिर बहुत सारे विधायिका ऐसे लाए गए जो कि प्रेस की स्वतंत्रता को कर्व किया, उसे चेक किया, और उसे कह सकते हैं एक फेमस है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, वॉज अ सीरियस अटेम्प्ट इन कर्बिंग द प्रेस। वह किसी भी प्रेस को कह सकते हैं दबाने के लिए या फिर बंद करने के लिए बाध्य करती थी। आगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश या फिर यूरोपियन का आज भी आप देखोगे तो गोरे और काले के बीच में अमेरिका में एक सिविल वार चला था हाल फिलहाल ही, तो कह सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आज भी वह कालों से रंग भेद की जो नीति है वह आज भी चलता है, और उस कार्यकाल में भी चला था। तो ब्रिटिश इन रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, मिलिट्री ऑफिसर्स, जुडिशियल मैटर्स फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियंस। इंडियंस कितना ही मेटेरियस हो, इंडियन कितना भी बहादुर हो, लेकिन उसे मिलिट्री में सूबेदार रैंक से अधिक पोस्ट नहीं मिलता था। जितने भी बड़े बड़े सिविल सर्वेंट पहले बनते थे वह सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन होते थे, कलेक्टर वगैरह जो बनते थे। बाद में फिर इंडियंस को जगह दिया गया, तो इसका एग्जाम जो है लंदन में होता था, फिर धीरे धीरे इंडियन कह सकते हैं कि भारत में होने लगा तो इंग्लिश में होता था। तो इस तरह अड़चनें पैदा करता था। और जुडिशियल मैटर में देखिए, जुडिशियल यूरोपियन जो जजेस थे वो इंडियंस को भी फैसला सुना सकते थे और यूरोपियन को भी फैसला सुना सकते थे, यूरोपियन कोई अगर दोषी होता था तो। लेकिन इंडियन जज सिर्फ इंडियन को फैसला सुना सकते थे, यूरोपियन के ऊपर वह फैसला नहीं दे सकते। तो इन सब चीज़ों से भेदभाव होता था। फिर आर्मी में कह सकते हैं कि जितने भी मिलिट्री वगैरह थे उन्हें नीचा दिखाया जाता था, उनके साथ कह सकते हैं कि उनके बराबर जो पे लेवल की जो कह सकते हैं सैलरी वगैरह, अलाउंसेस वगैरह वह इक्वली नहीं मिलती थी। तो इन सब चीज़ों से कह सकते हैं भेदभाव किया जाता था, तमाम जगह पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। एंड ब्रिटिश एंजॉयड ऑल द प्रिविलेज एंड इंडियंस वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ड्यू राइट। और जो ब्रिटिश होते थे वो सारे के सारे कह सकते हैं प्रिविलेज एंजॉय करते थे, लेकिन इंडियंस को कुछ मूलभूत और बेसिक अधिकार भी नहीं मिलता था। आगे लेबर लॉ। ग्रोइंग प्लांटेशन एंड फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ वर्कफोर्स एंड लेबर वर राइजिंग। जैसे जैसे फैक्ट्रीज और प्लांटेशन बढ़ा, जो कि ब्रिटिश ही कह सकते हैं थर्ड स्टेज में आके जो इन्वेस्टमेंट किए थे, तो उसमें जैसे जैसे कह सकते हैं प्लांटेशन, जैसे चाय की बागवान की खेती वगैरह होता था, तो जैसे जैसे प्लांटेशंस बढ़ा, लेबरर वगैरह भी बढ़ते गए। तो लेबरर्स यूज टू वर्क अ लॉन्ग आवर्स एंड अनहाइजेनिक एंड द पुअर वर्किंग कंडीशंस। और लेबर जो होते थे वो बहुत लंबे समय तक 12-13 घंटा, 18-18 घंटा काम लिया जाता था उनसे, और उनकी जो कंडीशंस होती थी वो बहुत ही पुअर होती थी, दर्दनाक होती थी, स्थिति होती थी। एंड द ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय द ब्रिटिश व्हाइल द वर्कफोर्स was Indians made no serious attempt to provide relief। तो ऑर्गेनाइजेशन जो था वह ब्रिटिश के द्वारा संचालित होता था, मतलब उसके जो मालिक होते थे वो कोई ब्रिटेन के लोग होते थे, और जो जी लोग होते थे, जो काम करने वाले लोग होते थे वो इंडियंस होते थे। तो इंडियंस के रिलीफ के लिए कोई भी मेजर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उस वक्त के उपनिवेश के जितने भी कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था में थे उनके लिए उनके द्वारा कोई भी ऐसा कदम ना उठाया गया जो कि इंडियंस जितने भी लेबरर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स वगैरह थे, फैक्ट्रीज के वर्कफोर्स थे, उनके कल्याण के लिए कुछ किया जाए, ठीक है जी, उनके अधिकारों के लिए कुछ किया जाए। तो लेबर लॉ के बारे में भी उनका कुछ कह सकते हैं योगदान नहीं था, और कह सकते हैं कि लेबरर्स के वेलफेयर के लिए वो कोई भी स्टेप नहीं उठाए। तो ड्यू टू दिस हॉस्टाइल एटीट्यूड, ये तमाम जो पॉइंट्स से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ब्रिटेन के लोग, यूरोपियन लोग जो है इंडियंस के प्रति हॉस्टाइल थे, उनका जो एटीट्यूड था वो नकारात्मक था, एक दुष्ट वाला एटीट्यूड था।
और एक्सप्लॉयटेशंस करने तो आए ही थे, उनका मेन फीचर्स ही था एक्सप्लॉयटेशन और ड्रेन ऑफ वेल्थ, अधिक से अधिक मुनाफा और अधिक से अधिक कह सकते हैं कर की वसूली या फिर धन कमाकर वो ब्रिटेन ले जाए। एडमिनिस्ट्रेशंस द इंडियंस स्टार्टेड डिमांडिंग द राइट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट, और धीरे धीरे जो लोग हैं वह जैसे पढ़ने लगे, बढ़ने लगे, ब्रिटेन को समझने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को कह सकते हैं कि के बारे में, और उसके एग्जॉर्बिटेंट टैक्स से कह सकते हैं तबाह होकर जूझते हुए वह फिर स्वायत्त गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट स्वतः का सरकार की डिमांड करने लगे, और अंतोगत 1947 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई। तो बट दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो फेल टू इन्वोक फेवरेबल रिस्पॉन्सेस, लेकिन यह डिमांड को देखो, बट दिस डिमांड ऑल्सो फेल टू इन्वोक फेवरेबल रिस्पॉन्सेस, यह डिमांड भी अच्छी तरीके से नहीं लिया गया, और कई सालों तक, लगभग 200 सालों तक उनका शासन चला। लेकिन अंतिम लड़ते लड़ते आखिर हमें विजय की प्राप्ति हुई, हम स्वतंत्र हुए, और आज स्वतंत्र भारत के आने वाले वर्षों में हम 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कि व्हाट वेर द हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंडियन बाय द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ऑफ द यूरोपियन की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए ब्रिटिश जो है किस प्रकार से इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती थी, और इंडियन की जो कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशंस है, इंडियंस के लेबर्स के कोई भी वेलफेयर या पीपल्स के वेलफेयर पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं उठाया जाता था, और इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो ये ओवरऑल जो है आज का वीडियो यहीं संपन्न हुआ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।